हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को एक ही लेक्चर में खत्म करना है। टाइम कितना भी लग जाए बच्चों, लेकिन आज के इस लेक्चर में कार्बोक्सिलिक अम्ल की जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन, वो कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्रिया कराएंगे धातुओं के साथ। धातुओं के साथ जैसे आप सोडियम के साथ करा दो, जिंक के साथ करा दो, एल्यूमिनियम के साथ करा दो, किसी भी धातु के साथ क्रिया करा दो। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो अम्ल का लवण के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है, और ये लवण के रूप में हमें प्राप्त होता है और मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसी धातु से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे हमने ले लिया R, और R के साथ हमारे पास क्या जुड़ा है, COOH, तभी तो ये हमारा अम्ल कहलाएगा। इसकी क्रिया करा दें सोडियम से, सोडियम धातु से, तो देखो सोडियम H के पास जाकर के जुड़ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो क्या बना लेगा, RCOONA, ठीक है, ये बन गया, और हमारा H बाहर निकल जाएगा। यदि हम इसको H2 लिखें तो कहोगे सर यहाँ एक ही H है, तो एक काम करते हैं, बैलेंसिंग कराने के लिए 1/2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने सोडियम धातु से क्रिया कराया तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। इसके अलावा जैसे मैं R के जगह जोड़ देता हूँ CH3, तो इसका नाम हो गया बच्चों मेथिल, है ना, एक कार्बन तो मेथिल। और यदि COOH जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल, क्या, या एसिटिक अम्ल। इसे हम Na से क्रिया कराते हैं, धातु से कराते हैं, तो आपका हो गया CH3COONA, अम्ल का सोडियम लवण, ठीक है। या इससे हम कह सकते हैं सोडियम एसीटेट, और हाफ H2 बाहर हो गया। ऐसे ही बच्चों आप किसी और धातु से क्रिया करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही धातु से क्रिया कराओ, आप कोई भी धातु ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जिंक के साथ क्रिया, ये CH3 है, COOH रहने दो बच्चों। जिंक, जैसे हमारे पास यहाँ पर जो Na था 1 पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव है। इस स्थिति में क्या होगा, CH3COO की बात करते हैं तो वो 1 निगेटिव होता है, तो इसको होल ट्वाइस कर दें और Zn लिख दें, साथ में आपका H2 बाहर हो जाएगा। बैलेंसिंग कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे तो सोडियम 1 पॉजिटिव है बच्चों। देखिए एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम यदि इसको तोड़ें, RCOOH को तोड़ें, तो जब ये टूटता है बच्चों तो RCOO 1 निगेटिव बनता है और H पॉजिटिव बनता है। तो जब इसकी बात आती है किसी एक धनात्मक से जुड़ेगा तो डायरेक्ट RCOONA बना लिया, लेकिन वहीं पे जिंक का 2 पॉजिटिव होता है बच्चों, इसीलिए इसको हमने होल ट्वाइस कर दिया कि 2 निगेटिव आयन हो जाएगा और जिंक का 2 पॉजिटिव आयन, इस तरीके से तो कंप्लीट कर देगा। तो ये हो गया धातुओं के साथ क्रिया। इसके जगह हम ले लेते हैं, मान लीजिए बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का क्या फॉर्मेट है बच्चों, C6H5 और COOH, ये है बेंजोइक अम्ल। इसकी क्रिया आप करा दो सोडियम धातु के साथ, तो सेम प्रोसेस है, C6H5COO सोडियम बेंजोएट बना देगा और आपका हाफ H2 बाहर हो जाएगा, हाफ H2 बाहर हो गया, सिंपल है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हमने धातु से कराई। तो धातु से क्रिया कराने पर बच्चों सिंपल है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और अम्ल का सोडियम लवण या अम्ल का ये जो भी आप धातु लेंगे, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम लवण बनाएगा, जो भी बना दिए, ठीक है। तो इसका नाम यदि कहो तो एसिटिक अम्ल है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, यहाँ भी एसिटिक अम्ल है, ये आपका है बेंजोइक अम्ल, इसका सोडियम बेंजोएट, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपका पहला रिएक्शन कंप्लीट हुआ और आप अच्छे तरीके से तैयार कर ले। सभी रिएक्शन को करेंगे, चाहे 5 रिएक्शन हो चाहे 6 रिएक्शन हो, जितने भी रिएक्शन एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं व्यक्त कर रही हैं उन सभी को यहाँ पर समझ लेंगे। आपको बार बार दूसरे लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर में बच्चों आपको देखना है क्षार के साथ क्रिया। क्षार मतलब जैसे KOH से करा दो, NaOH से करा दो, या तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, किसी से भी करा दो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी क्षार हो आप ले लो। क्षार से क्रिया कराओगे तो केवल और केवल लवण ही बनेगा। अभी जैसा आपने देखा धातुओं से क्रिया कराए तो भी लवण बना था, यहाँ पर भी लवण ही बनेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको बच्चों कि किस प्रकार से ये लवण का निर्माण करेगा। तो सबसे पहले आप लोग
क्षार धातुओं के, या सॉरी क्षार धातु मत लीजिए, क्षारीय यौगिक ले लीजिए। तो जैसे हमारे पास एसिटिक अम्ल है, या तो मान लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान क्या है, RCOOH, ठीक है। इसकी क्रिया आप NaOH से करा दो, बहुत ही सिंपल है बच्चों। NaOH से कराओगे तो किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होगी, यहाँ से जब ये टूटता है तो H निकलता है, क्या H, और यहाँ से जब टूटेगा तो OH। ये आपका जब ये टूटेगा बच्चों तो ये पॉजिटिव भाग, ये निगेटिव भाग, यहाँ से टूटेगा तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव भाग। थोड़ा समझने की कोशिश करें, सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपका बनेगा RCOO निगेटिव है, पॉजिटिव आकर जुड़ गया, यहाँ से OH निगेटिव H पॉजिटिव के साथ क्रिया कर H2O का निर्माण कर लिया। कितना सिंपल है, H2O बना लिया। इसके अलावा आप इसके जगह एसिटिक अम्ल ले लो, CH3COOH बच्चों, तो फिर ये क्या बनाएगा, NaOH से क्रिया करा दो तो क्या बनाएगा, RCOO बना देगा, और साथ में H2O बाहर हो जाएगा। इसके अलावा आप दूसरा ले लो, बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, बेंजोइक अम्ल की क्रिया करा दो NaOH से, तो फिर क्या होगा भाई, ये आपका इसके जगह जोड़ो C6, अच्छा यहाँ पे जोड़ना था CH3, यहाँ पे आपका CH3 है, ठीक है। C6H5COONA हो जाएगा प्लस H2O, सेम प्रोसेस है, CH3 जोड़ा तो CH3, C6H5 तो C6H5 कर दो। इस प्रकार से आप कर सकते हो, मतलब हमने बेंजोइक अम्ल बनाया तो सोडियम बेंजोएट बना दिया। इसके अलावा भी आप क्रिया करा दो, जैसे मैं लेता हूँ CH3COOH एसिटिक अम्ल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसके साथ क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर अमोनियम एसीटेट बना लेगा, CH3COO NH4 जोड़ दो, और हमारा जो OH है इस H के साथ H2O का निर्माण कर लेगा। सेम प्रोसेस है, किसी यौगिक को ले सकते हैं आप, कोई भी यौगिक बना सकते हो। जैसे मैं आपसे कह दूं कि C6H5COOH है बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो C6H5COOH इसका नाम है बेंजोइक अम्ल, इसकी क्रिया NH4OH से करा दो तो क्या बनाएगा बच्चों, ये हमारा क्या बना लेगा, C6H5COO आपका बनाएगा, NH4 यहाँ पे जुड़ेगा बच्चों, और यहाँ से मैं कह दूं H और OH H2O बना देगा। कितना सिंपल है, हर एक रिएक्शन में सेम कंसेप्ट है, H उठता है OH के साथ, अब इसका अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट है ना, सोडियम एसीटेट, इस प्रकार से इसका नाम आप दे सकते हो। ये हमारा CH है, क्या है, CH है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षारों से क्रिया करके H2O मुक्त करते हैं और लवण का निर्माण करते हैं। तीसरे नंबर में बच्चों कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे। एसिटिक अम्ल की क्रिया कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम कोई भी कार्बोनेट ले लें, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी का तो क्रिया कराएंगे। सबसे पॉपुलर जो यौगिक हो उसी का क्रिया कराओ। एग्जाम में ऐसे ही आप पूछा जाएगा भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल की क्रिया आप करा दो किससे, सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से, बस इतना ही पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट से क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। अभी हमने आपको बताया था पहला नंबर धातु से क्रिया कराया था तो H2 निकला था। हमने जब क्षार से क्रिया करा दिया तो H2O निकला। यहां पर भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो भी H का विस्थापन होगा, H निकल करके भाई H2O भी बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा। तो देर किस बात की, शुरू कर दो बच्चों। RCOOH है, ये हमारा अम्ल का पहचान हो गया। हम इसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से कराते हैं। देखिए यहां से H निकलेगा और सोडियम जुड़ेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, बिंदास आप जोड़ दो। हाँ, बशर्ते यहां 2 सोडियम है तो इसका 2 का यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2H निकला तो ऑलरेडी ऑक्सीजन पकड़ करके H2O के रूप में निकल जाएगा। 2H निकला ना, और यहां पे से एक ऑक्सीजन ले गया था, बचा CO2, तो CO2 गैस बन गया। कितना सिंपल है, एक बार में समझ नहीं आया, दूसरे बार में समझ में आएगा, बिल्कुल आप चिंतित ना हो। मैं कह दिया CH3COOH एसिटिक अम्ल ले लिया, ये मेरा सोडियम कार्बोनेट है बच्चों। अब होगा क्या, यहां से H निकलेगा और सोडियम जुड़ेगा, CH3COO यानी
बात रही यहां पे 2 सोडियम की, यहां पे सिंगल है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहां पे 2 CH3 हो गए तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से बच्चों CO3 से यदि एक ऑक्सीजन निकाल दो तो CO2 बचेगा, यहां से 2H निकलेगा, दो हमारे पास 2 अणु है एसिटिक अम्ल के, तो 2H निकलेगा बच्चों, एक ऑक्सीजन यहां से उठाएगा, H2O के रूप में कन्वर्ट हो गया। कितना सिंपल रिएक्शन है यार, कोई रिएक्शन रटना नहीं पड़ता, बस थोड़ी सी मेहनत करना पड़ता है। अब जैसे मैं क्रिया करा दूं, मेरे पास एसिटिक अम्ल ही है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, H हटा और सोडियम जुड़ गया, CH3COO यानी बन गया। कितना सिंपल वे, यहां से एक ऑक्सीजन हटा CO2 बन गया, एक H यहां से एक H यहां से, तो H2O बना लिया। यहां पे आपको 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, तो क्यों मल्टीप्लाई करें, कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, सिंपल। चलो इसी के जगह यदि आ जाए कि आप बेंजोइक अम्ल ले लो, बेंजोइक अम्ल का मतलब C6H5 है ना, C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल है। इसकी क्रिया आप सोडियम कार्बोनेट से करा दो, फिर कहोगे 2 का मल्टीप्लाई C6H5COO प्लस CO2 अलग कर दो प्लस H2O अलग कर दो, ठीक है। इस प्रकार से क्रिया करता है। बेंजोइक अम्ल के साथ भी क्रिया करा सकते हो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रहा है, साथ में जल के अणु भी निकल रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट है, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से आप निकाल सकते हो बच्चों। चलिए अगला नंबर देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और ये चीज हमने कई बार कराया है, हर एक मुद्दे पर आता है ये जो क्रिया है। चौथे नंबर पे आप लिखो PCl3 से क्रिया, PCl5 से क्रिया और थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से क्रिया। ये आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया करानी बच्चों। जब भी हम PCl5 से क्रिया कराते हैं तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ये मूलभूत सिद्धांत है, आप लोग समझ लो सिंपल वे से। देखो मैं पहला रिएक्शन कराता हूं, जैसे मैं कह दिया CH3COOH है, इसकी क्रिया PCl5 से कराता हूं, तो ये तो सबको पता है, यहां से H निकलेगा और एक Cl जुड़ेगा, CH3COCl बना लिया, ठीक है। H निकला और हमारा क्या जुड़ गया, यहां पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। अब बच्चों जब भी PCl5 की क्रिया, चाहे आप हेलोएल्केन में चलोगे, हेलोएरिन में चलोगे, एल्कोहल, फिनाल, ईथर कहीं भी चलोगे, PCl5 की क्रिया तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 का निर्माण होता ही है। और H यहां से निकला है तो H बेचारा अकेला नहीं रहेगा, वो घुमक्कड़ आदमी है, उसे चाहिए ऋण विद्युतीय तत्व, तो Cl के पास आएगा और Cl से क्रिया करेगा बच्चों, इस प्रकार से यौगिक का निर्माण करेगा। तो इसी प्रकार PCl3 से यदि क्रिया करा दें, हम CH3COOH ले लेते हैं, रिएक्शन आ जाता है कि PCl3 से क्रिया, PCl5 से क्रिया। PCl3 जब भी क्रिया करेगा, चाहे हेलोएल्केन में चले चाहे हेलोएरिन में चलेगा बच्चों, तो यहां पर देखो H निकला, बस कोई रोक टोक नहीं है, COCl एसिटिल क्लोराइड बनाता है, और ये जो बनाता है यहां से H निकलेगा तो ये बनाएगा H2 और आपका हो जाएगा PO3। अब इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंसी, 3 क्लोरीन है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 CH3 तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन यहां से हो गया बच्चों, तो बैलेंसी अभी सही ढंग से हो नहीं रहा है। बैलेंसी यहां पर देखो H3PO3, ये अब बैलेंसी सही है, ये क्रिया करता है, ठीक है। इसकी क्रिया मैं थायोनिल क्लोराइड से करा देता हूं। थायोनिल क्लोराइड कहां से आया भैया, थायोनिल क्लोराइड CH3COOH, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से। बच्चों मैंने कहा ना यहां से H निकलेगा, OH ही निकाल दो, तो CH3COCl, ये एसिटिल क्लोराइड बनाता है। अब ये SO यहां से एक ऑक्सीजन लेगा तो क्या बना सकता है, वैसे तो H जो है Cl से क्रिया करके HCl बनाएगा, बचा SO2 तो SO2 आप लिख दो, सल्फर डाइऑक्साइड, सिंपल है। इसी प्रकार से आप बेंजोइक अम्ल भी ले लो, बेंजोइक अम्ल ले सकते हो। बेंजोइक अम्ल का सूत्र C6H5COOH, इसकी क्रिया PCl5 से करा दो। मैंने आपको बताया कि PCl5 से क्रिया करके
POCl3 का निर्माण करेगा ही करेगा, ठीक है। तो POCl3 और H यहां से निकलेगा तो HCl बना देगा। सेम रिएक्शन है, आज पहली बार रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, इसके पहले भी कई बार रिएक्शन कराए बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयार कर रखे होंगे। ऐसे में कह दूं कि C6H5 है और COOH है बच्चों, इसकी क्रिया मैं करा दूं थायोनिल क्लोराइड से, तो ये क्या बनाएगा, C6H5 बनाएगा, COCl ही निर्माण करेगा। थायोनिल क्लोराइड से H निकलेगा, Cl के साथ बचा SO2। इस प्रकार से यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। PCl3 से भी क्रिया करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया कराने में क्या जाता है, क्रिया करा दो। C6H5 COOH, इसकी क्रिया आप PCl3 से भी करा दो तो क्या बनेगा बच्चों, C6H5 COCl बनेगा। 3 क्लोरीन, 3 का मल्टीप्लाई यहां करो तो आपका निकलेगा H3PO3, ठीक है। इस प्रकार से ये क्रिया करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। जितने भी रिएक्शन है आज के इसी लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा समय दीजिए, आगे चलने दीजिए। जब आप समय देंगे तो बेहतर कुछ करने का आपको भी मौका मिलेगा। तो चौथा नंबर है, 5वां नंबर हो गया है ना, PCl3 PCl5 SOCl2, ये चौथे नंबर पे रिएक्शन था। अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे। इसके पहले बच्चों हमने अमोनिया निकाला था बनाने की विधि में, जब हम बना रहे थे कि हमारे पास एमाइड है, किसी भी एमाइड की क्रिया करा दी जाए तो अमोनिया निकल जाता है और फिर वहां से एसिटिक अम्ल या कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। अब उसका अपोजिट हो गया कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो पहले ये लवण में कन्वर्ट होता है, फिर ये एमाइड देता है। चलिए क्रिया कराते हैं तभी तो समझ में आएगा, वैसे तो रट्टाफिकेशन है। कोई भी आप यौगिक ले लो, जैसे मैं ले लेता हूं एसिटिक अम्ल, सबसे पॉपुलर तो यही है, इसी की आवश्यकता पड़ती है, एसिटिक अम्ल। इसकी क्रिया करा दो NH3 से तो पहले योगशील उत्पाद बनाएगा, सीधा ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 COO NH4 हो जाएगा, ठीक है, जुड़ गया सीधा, तो ये हो गया अमोनियम एसीटेट हो गया। अब इसे मैं गर्म कर दूं, क्या कर दूं, गर्म करूं, तो गर्म करूंगा तो H2 यहां से निकलेगा और ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बचेगा बच्चों, CH3 CO NH2 हो जाएगा, ठीक है, और H2O क्या हो गया, बाहर हो गया। अब इनका नाम थोड़ा सा जरूरी है, नाम मैं लिख देता हूं। इसका नाम है एसिटिक अम्ल, क्या बच्चों, एसिटिक अम्ल। इसका नाम है अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, ठीक है, और इसका नाम है एसिटामाइड, क्या है, एसिटामाइड, इसका नाम है एसिटामाइड बच्चों, ठीक है। अमोनिया के साथ क्रिया करा दिया हमने। इसी प्रकार आप क्रिया करा दो बेंजोइक अम्ल का, बेंजोइक अम्ल का C6H5 COOH, इसकी क्रिया किससे, अमोनिया से करा दो तो क्या बनाएगा, C6H5 COOH है ये, NH3 जाकर जुड़ गया तो NH4 हो गया। इसको हम गर्म करेंगे बच्चों तो H2O बाहर निकल जाएगा, यहां से 2H निकलेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बचेगा, C6H5 CONH2। इसका नाम बेंजामाइड, इसका नाम क्या है, बेंजामाइड, इसका नाम क्या है, बेंजामाइड। इसका नाम क्या है, बेंजोइक अम्ल। चलो बार बार बताया, इस बार लिख देता हूं, बेंजोइक अम्ल। इसका नाम अमोनियम बेंजोएट, क्या है, अमोनियम बेंजोएट, ठीक है, जरूरी है लिखना क्योंकि आप लोग भी नोट्स बनाते होंगे तो फिर आपको दिक्कत हो रही होगी कि सर आप तो बता देते हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या लिखें क्या न लिखें। तो भाई साहब अमोनिया के साथ क्रिया करा दी हमने, किसकी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया करा दी, तो ये पहले लवण बनाता है, इसके बाद ये एमाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि एसिटिक अम्ल की क्रिया अमोनिया से कराओ या बेंजोइक अम्ल की क्रिया अमोनिया से कराओ तो फिर आप इतना करा देंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है, आपको बराबर नंबर मिलेगा। अगला रिएक्शन है बच्चों एल्कोहल से क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हम एल्कोहल से कराएंगे। एल्कोहल का हम कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं और क्रिया कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्कोहल में आप ले लो एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, जो भी लेना है। जैसे मैं एक कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल लेता हूं CH3COOH, ये हमारा क्या है,
एस्टिक अम्ल है, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो अम्ल तो लेना ही पड़ेगा बच्चों। इसकी क्रिया हम किससे करा दें? एल्कोहल। एल्कोहल में जैसे हम मान के चलते हैं C2H5OH। अब देखो ये किस प्रकार से टूटेगा, कहां कहां से बंध का विदलन हो सकता है और किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। देखो बच्चों, जब यहां से टूटता है तो H पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। जब यहां से टूटता है तो ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये चीज तो क्लियर है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव वाला भाग निगेटिव से जुड़ेगा और निगेटिव वाला भाग पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो यदि मैं कह दूं ये CH3COO निगेटिव है तो इसके साथ यदि मैं C2H5 जोड़ दूं तो फिर ये पॉजिटिव जो है निगेटिव से क्रिया करके एस्टर बनाएगा। OH और H मिल करके H2O बनाते हैं। और भैया ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बना लिया, इसलिए तो इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण भी कहते हैं। एस्टर का जब हम निर्माण पढ़ रहे थे बच्चों, वहां पर भी हमने आपको समझाया था कि एस्टर कैसे बन जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपने पढ़ा होगा। हर एक अभिक्रिया रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है बच्चों। यदि आप लोग बेहतर रूप से पढ़ रहे हैं तो बार बार रिपीट होता नजर आ रहा होगा। अब यहां पर देखो, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल के साथ क्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण करता है, इसलिए इसे एस्टरीकरण कहते हैं। ये कहीं ना कहीं खनिज अम्लों के उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होता है, इसलिए यहां पर H पॉजिटिव लिख दिए। साथ में बच्चों यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस इसको मानते हैं, क्योंकि हमने एस्टर के अपघटन से, एस्टर के जल अपघटन से हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किया था। इसके पहले ही 1-2 लेक्चर पहले आप लोग जाकर देख लेना, जब हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कराया था बच्चों, वहां पर आपको विधिवत समझाया था कि जब हम एस्टर का जल अपघटन कराते हैं, किसका? एस्टर का जल अपघटन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। कौन सा अम्ल? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हम एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एस्टर मिल जाता है। इसे एस्टरीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई इसके माध्यम से हम एस्टर का निर्माण कर पाते हैं। साथ में H2O प्राप्त होता है, यानी पानी के अणु हमें प्राप्त होते हैं। इसी के जैसे बच्चों आप ले लो, जैसे मान लीजिए आपके पास है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल क्या है? C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल है बच्चों। इसकी क्रिया आप एथिल अल्कोहल से ही करा दो, C2H5OH से, तो फिर सिंपल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय है। देखो हमारा C6H5 है तो C6H5 रहने दो, COO रहने दो, H हटा करके C2H5 जोड़ दो। सेम रिएक्शन जैसा आपने इसे देखा। यहां से OH H के साथ जुड़ेगा बच्चों, H2O का निर्माण करेगा। क्या? OH H के साथ जुड़ेगा और H2O का निर्माण करेगा, पानी का निर्माण करेगा बच्चों। तो यहां पर जो हमारा बना, तो ये हमारा एथिल है, C2H5 कहते हैं एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। और बच्चों ये बेंजोएट, तो एथिल बेंजोएट हो गया। क्या? एथिल बेंजोएट। और इसका नाम बोले तो ये बेंजोइक अम्ल है। क्या है बच्चों? बेंजोइक अम्ल है। यह है बेंजोइक अम्ल और ये एथिल बेंजोएट है। तो एल्कोहल की क्रिया हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल से करा दी। किससे? कार्बोक्सिलिक अम्ल से करा दी एल्कोहल की क्रिया, तो हमें मिल गया क्या? एस्टर मिल गया। और एस्टरीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एस्टर का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं एल्कोहल से क्रिया आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी रिएक्शन करा रहे हैं सबके सब इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से तैयार करते चलना है। अगला रिएक्शन है, काफी महत्वपूर्ण है, स्मिट अभिक्रिया है या स्मिट अभिक्रिया, जो भी आप पढ़ लो, या कि प्राथमिक एमीन का बनना। हम कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राथमिक एमीन बना सकते हैं, लेकिन ये किस प्रकार से बनेगा बच्चों? कि जैसे अक्रिय विलायक CCl4 ले लो, या तो आप CHCl3 ले लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म। इसमें हाइड्रोजोइक अम्ल की बसा अम्लों पर, मतलब जो CHCl3 है, इसमें जो घुला हुआ हाइड्रोजोइक अम्ल है वो क्रिया करेगा बसी अम्ल के साथ। वो भी किसके उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में। लगभग टेम्परेचर होना चाहिए 50 से 55 डिग्री सेल्सियस, और तब ये प्राथमिक एमीन का निर्माण करेगा। हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र क्या है? HN3। ठीक है, क्या? HN3, NH3 नहीं कह देना सर, अमोनिया हो गया। हाइड्रोजोइक अम्ल का देखो R है, COOH है बच्चों, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये सबको पता है। हम यदि NH3 कर दें, NH3 कर दें तो वो हमारा अमोनिया हो जाएगा, लेकिन HN3 कर दें तो ये हाइड्रोजोइक अम्ल।
क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल। किसके उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति में। भाई साहब कितना टेम्परेचर होना चाहिए, लगभग 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनाएगा, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन का मतलब ये होता है R है, सीधा सिंपल है, और R के साथ NH2 जुड़ा हो तो ये प्राथमिक एमीन कहलाता है। बाकी CO कहाँ चला जाएगा, तो CO2 के फॉर्म में हो जाएगा। और भाई हमारा ये जो N है तो एक N तो चला गया, 2 N बचेगा तो N2 गैस के रूप में रह जाएगा। कोई भी कठिन रिएक्शन नहीं है, 1 मिनट में आप इसे तैयार कर सकते हो। रटने की तो कोई बात ही नहीं बच्चों, किसको रटना पड़ेगा, रटने की कोई भावना ही नहीं, यहाँ पे कोई रट्टाफिकेशन है ही नहीं है। मैंने कहा CH3COOH ले लो, ये मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल ले ली, हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करा दी, किसके उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति में। कितना डिग्री सेल्सियस, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। 55 कर दो तो ये बनाएगा CH3NH2, सिंपल है। जो भी हमारा R है CH3 तो ये हमारा हो गया मेथिलेमीन, एक कार्बन है ना तो मेथिलामीन या मेथिलेमीन। फिर बच्चों ये जो CO बेचारा कहाँ जाएगा, CO2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से जो हमारा H है तो ये तो बिक गया है, बचा N, तो 2 N बचा तो N2 के रूप में अलग हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक के साथ 1 2 3 रिएक्शन और भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बेंजोइक अम्ल से करा दे तो C6H5COOH ये बेंजोइक अम्ल है। ठीक है बच्चों, NH3 नहीं HN3 ये हाइड्रोजोइक अम्ल है। किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। कितना डिग्री सेल्सियस, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। क्या बनाएगा बच्चों, C6H5 बनाएगा, और यहाँ पर आपका NH2 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आपका फेनिलेमीन हो गया, एनिलीन जिसे बोलते हैं। ठीक है, एनिलीन है ये बना लिया, CO2 प्लस N2 जो है वो बाहर हो गया। इनका नाम लिखना जरूरी है, ये एनिलीन है। ठीक है, ये क्या है, मेथिलेमीन है। क्या है, मेथिलेमीन है। और इसमें कोई एक में नाम लिख देता हूं, जैसे HN3 में लिख देता हूं हाइड्रोजोइक अम्ल। भाई एक में लिख दिया बराबर है, कोई दिक्कत है नहीं, एक में लिख दिया उतना ही है। एक में लिखो चाहे सब में लिखो, कोई जरूरत थोड़ी ना कि सब में लिखते रहो, किसी एक में लिख दो बराबर है। समझ में आया। स्मिट अपक्रिया में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करता है, और जब हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करता है बच्चों तो ये प्राथमिक एमीन का निर्माण करता है। यही स्मिट अपक्रिया है। यह जो अपक्रिया है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में होता है। साथ में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। एक एक रिएक्शन क्रम से करा रहा हूं, और सभी रिएक्शन को इसमें करा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन लास्ट तक देखिए, 2 लेक्चर के बजाय एक ही लेक्चर में कंप्लीट कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा दूं बच्चों। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अगला नंबर आपको देखना है अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन जुड़ेगा तब पर भी अपचयन होगा, ऑक्सीजन निकलेगा तब पर भी अपचयन होगा। तो हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन। तो अपचयन यहां पर करेंगे मतलब हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो यदि हम अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब है RCOOH, हम अपचयन कराएंगे। अपचयन में अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, और अपचयन मतलब जितना हाइड्रोजन जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। तो जो हमारा कार्बोनिल समूह होता है, कौन सा समूह, कार्बोनिल समूह। कैसे पहचानोगे कार्बोनिल समूह, तो ये हमारा R है बच्चों, C के साथ द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, और ये OH। तो ये जो CO है ये कार्बोनिल समूह है। ये कार्बोनिल समूह CH2 में परिवर्तित हो जाता है। क्यों, क्योंकि अपचयन हो रहा है, जितना चाहे हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। तो ये हमारे पास कितना बच्चों, R है, और यही जो CO है वो CH2 में परिवर्तित हो जाता है OH। अब ये OH बस जुड़ा है किसी एल्किल ग्रुप के साथ तो ये एल्कोहल हो जाता है। अब जो हमारा ऑक्सीजन है वो कहा जाएगा बेचारा। तो अपचयन की क्रिया चल रही है, हाइड्रोजन हमने भरमार दिया है, जितना चाहे वो H2O के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। सिंपल है। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, H के साथ क्रिया करके H2O बना देगा बच्चों। अब जैसे मैं यहाँ पे एसिटिक अम्ल ले लूं, CH3COOH, किसके प्रेजेंस में हो रहा अब क्रिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
अब चयन हो रहा है, जितना हाइड्रोजन जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, CH3 CH2OH, और बच्चों H2O जो है वो बाहर हो जाएगा। R के जगह मैंने CH3 जोड़ा। इसका नाम यदि आपसे कहा जाए तो ये एसिटिक अम्ल, ये है एथिल एल्कोहल। ये क्या है बच्चों? एथिल एल्कोहल। तो देखो एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल कितना आसानी से आप बना सकते हो, कोई भी कठिन रिएक्शन नहीं है। एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल बनाने में आप सिंपल तरीके से अभिक्रिया करा सकते हो। और आप इसके जगह बेंजोइक अम्ल ले लो। बेंजोइक अम्ल तो C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब चयन कराएंगे, जितना चाहे हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो C6H5, फिर बच्चों ये CH2 में बदलेगा, CO जो है CH2 में बदलेगा, OH रहेगा ही। यहाँ से ऑक्सीजन बेचारा निकलता है, वो घूमता फिरता है, हाइड्रोजन को पाता है, H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में किसका आप चयन करा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिलिक यौगिक का हम अब चयन करा रहे हैं, तो हमें प्राथमिक एल्कोहल मिलता है, साथ में H2O जो है जल के अणु बाहर निकलते हैं। अपचयन का मतलब क्या है? अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तब पर भी अपचयन है, या हाइड्रोजन के जगह ऑक्सीजन निकल रहा है, भाई कुछ जुड़ेगा तो कुछ तो निकलेगा जरूर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाया, ऑक्सीजन भी निकल रहा है तो अपचयन ही अपक्रिया कहलाता है। अपचयन तो आपने पढ़ लिया, इसके बाद थोड़ा सा पूर्ण अपचयन जान लो। थोड़ा सा, ये आंशिक अपचयन था, ये पूर्ण अपचयन है। पूर्ण अपचयन में क्या होता है, मतलब पूर्ण रूप से हाइड्रोजन जुड़ जाए। जैसे यदि प्यारे बच्चों हम उत्प्रेरक, जैसे यहाँ पर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक के रूप में प्रयोग किया था, अब यहाँ पर अपचायक ही बदल दें। क्या बदल दें? अपचायक बदल दें। जैसे हमारे पास RCOOH है, अपचायक बदल दें। जैसे HI फास्फोरस, लाल फास्फोरस ले लो, यानी लाल P, और HI ले लो, ठीक है। इसके उपस्थिति में पूर्ण रूप से अपचयन होगा। अपचयन भाई जितना चाहो तो आप ले सकते हो, जितना चाहो, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, R है, यहाँ पे आपका C है ना, तो C के पास 3 हाइड्रोजन चाहिए, ये CH3 बना लिया, और जो 2 ऑक्सीजन है तो 2H2O बना लेगा बच्चों। और हमारे पास यदि यहाँ पर I जो क्रिया करेगा तो I जो है I2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप 6HI ले लो तो 3I2, क्योंकि हाइड्रोजन 6 जुड़ रहे हैं, 6 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब यदि मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं कि CH3 है, COOH है, 6HI कर दूं, ठीक है, तो फिर आपका हो जाएगा CH3 और ये CH3 हो जाएगा। पूर्ण रूप से एल्केन में परिवर्तित होता है, और H जो है H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, I जो है I2 के रूप में बाहर हो जाएगा। अब देखो बच्चों कितना हाइड्रोजन जुड़ रहा है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ऑक्सीजन है तो 2H2O तो निकलेगा ही, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। कितना हो गया भाई साहब, 2 हाइड्रोजन कितने हैं, 3 1 4, और भाई 3 3 6 6 4 10, इसलिए तो भाई 4 6 10, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3I2 हो गया। इस प्रकार से पूर्ण अपचयन यदि करा दें, यदि हम निकिल उत्प्रेरक ले लें तब पर भी यही पोजीशन होगा। निकिल में डायरेक्ट अपचयन, फिर HI की आवश्यकता नहीं होगी। यदि हम निकिल का प्रयोग करें तो HI की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारे पास CH3 है, COOH है, तो इस पर डायरेक्ट हम H से ही क्रिया करा दें। किससे? H से, ये H है, ठीक है। तो ये किसके उपस्थिति में? निकिल। अब निकिल के उपस्थिति में क्या बनाएगा, CH3, ये कार्बन है, इसके साथ CH3, ठीक है। फिर आपका H2O, तो H2O बनाएगा। एक H ऑलरेडी है, एक H यहाँ से है, कितने H की जरूरत है बच्चों, यहाँ पर 4H है, तो 3 3 6 6, 2 एक्स्ट्रा हो गया, 2 इधर, तो कितना हो गया भाई साहब, 3 3 6 2 8 हो गया यार। यहाँ पे कितना है, तो आप एक काम करो, इसके कितने भाग ले सकते हो, तो यहाँ पर 6H का यूज हो रहा है, ठीक है। 3 3 ऑक्सीजन 2, तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 3 3 6 4 10, 4 6 10। इस प्रकार से भाई बैलेंसी कराना यार, बैलेंसी सही नहीं होगा तो फिर आपका अभिक्रिया गलत भी हो सकता है ना, हो सकता है टीचर आपको नंबर ना दे। बैलेंसी कराने में कोई कंजूसी नहीं, बैलेंसी आप आसानी से करा सकते हैं। अगला रिएक्शन है बच्चों निर्जलीकरण। निर्जलीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल का पढ़ रहे हैं, इसमें जल के अणु टूटकर अलग होंगे। निर्जलीकरण कभी भी रिएक्शन शब्द आ जाए तो समझ लेना जल के अणु अलग होंगे।
अब यहां पर हम अम्ल के 2 अणु लेंगे और इसको गर्म करेंगे तो जल का अणु टूट करके अलग हो जाएगा, एनहाइड्राइड का निर्माण होगा। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एस्टिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्जलीकरण समझाओ, या कि क्वेश्चन आ जाएगा एस्टिक अम्ल से एस्टिक एनहाइड्राइड लिखो या समझाओ या समीकरण दीजिए। तो एस्टिक अम्ल ले लेते हैं हम, एस्टिक अम्ल के 2 अणु लेंगे, 2 अणु जैसे हमने यहां पर ले लिया CH3 COOH, ये हमने ले लिया, फिर ले लिया CH3 COOH। अब यहां से बच्चों OH उठाओ, यहां से H उठाओ और ये बनाएगा H2O। तो फिर क्या निर्माण होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा CH3CO है, ठीक है, CH3CO कर दो, यहां भी CH3CO दिख रहा है, CH3CO कर दो, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो दोनों के साथ जोड़ दो, ये एस्टिक एनहाइड्राइड का निर्माण हो गया। साथ में मैंने कहा HOH आपस में जुड़कर H2O बनाया। ये जो अभिक्रिया संपन्न होता है P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये डेल का मतलब होता है गर्म कर रहे हैं, तो ये अभिक्रिया संपन्न होती है। अब इसके जगह हम बेंजोइक अम्ल ले लें तो क्या होगा, अभिक्रिया संपन्न हो सकता है क्या, जैसे मैंने कहा C6H5 COOH है, फिर यहां पर भी C6H5 COOH है, तो यहां से OH और H H2O के रूप में P2O5 गर्म करेंगे बच्चों, तो क्या बनाएगा C6H5CO C6H5CO और दोनों यहां पे ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, H2O का निर्माण हो जाएगा। तो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल से एनहाइड्राइड का भी निर्माण कर सकते हैं। अब इसका नाम आपसे कहा जाए, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड नाम भी जरूरी है ना, इसका नाम बताओ, इसका नाम है बेंजोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम है, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड, ये नाम इसका बेंजोइक अम्ल। क्या है नाम, बेंजोइक अम्ल। इसके पहले इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। अब जब एक ही वीडियो में 10 रिएक्शन पढ़ रहे हो, 10 बार एसिटिक अम्ल आ रहा है, तो क्या एसिटिक अम्ल आपको याद नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। अब कोई पढ़ ही नहीं रहा भाई साहब, तो उसको तो कभी याद ही नहीं होगा। इसलिए आप लोग बेहतर रूप से यही कोशिश किया करो कि जो भी फार्मूले आए उसे आप लोग लिखते चलो, और भाई स्क्रीनशॉट लेना तो आपको जरूरी रहता है, क्योंकि आप प्रॉपर रूप से नोट्स बनाते हैं तो स्क्रीनशॉट ही आपके लिए मददगार होता है। इसके बाद बच्चों आपको पढ़ना है एल्केनों का बनना। हम कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्केन कैसे बना सकते हैं, तो डायरेक्ट कहो कार्बोक्सिलिक अम्ल से तो नहीं, पहले इसको धातु से क्रिया करा दो तो इसका धातु का लवण बन जाएगा। जैसे हमने आपको इसके पहले रिएक्शन कराया था और समझाया था कि सोडियम धातु से क्रिया करा दो। सोडियम धातु का मतलब ये है, जैसे हमारे पास RCOOH है, इसे सोडियम धातु के साथ क्रिया करा दो तो RCOO बना लेता है, सोडियम का लवण बन गया, हाफ H2 बाहर हो गया। तो फिर निर्जल सोडियम लवण, बसा अम्लों के निर्जल सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे। हमने RCONA भी आपको बता दिया, COONA, ये निर्जल सोडियम लवण हो गया बसा अम्ल का। इसकी क्रिया किससे, सोडा लाइम, सोडा लाइम मतलब NaOH से क्रिया कराते हैं, ठीक है, और गर्म करते हैं। सिंपल, कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कैल्शियम ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में ले सकते हैं। इसे गर्म करो, और गर्म करोगे तो सीधा क्या बनाएगा, RH बनाता है। क्या, RH, सीधा एल्केन बनाता है, ठीक है। ये R एल्किल ग्रुप है, आप H जोड़ दो तो एल्केन कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम है और यहाँ पे 2 सोडियम हो जाएगा तो N2 हो जाएगा, Na2, ठीक है, सोडियम 2 हो गया। और कार्बन कितना है, 1, तो कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने, 1 2 3, तो CO3, सोडियम कार्बोनेट बना लिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम ले लें बच्चों कि R है, यहाँ पर R रहने दें, COO, यार R के जगह CH3 जोड़ दो, CH3, COONA, ऐसा है ना। अब NaOH के साथ क्रिया करा दो, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में इसे गर्म करो तो CH3H मतलब मीथेन बन गया। क्या, मीथेन बन गया, और सोडियम कार्बोनेट बाहर हो गया। तो ये एल्केन भी बन जाता है, किससे, तो भाई साहब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से।
सिल्वर लवण ले लो, Ag ले लेते तो सिल्वर लवण हो जाता, सोडियम तो सोडियम लवण ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से लवण की सहायता से हम एल्केन में परिवर्तित कर सकते हैं। डायरेक्ट सोचे कि एस्टिक अम्ल को डायरेक्ट करा दे तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो सोडियम का लवण नहीं बनेगा तब तक हमारा एल्केन का निर्माण नहीं होगा। तो आज का अगला रिएक्शन है बच्चों हुंसडीकर अपक्रिया। इसे हमने कई बार हुंसडीकर अपक्रिया को कराया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि जब हम हेलोएल्केन पढ़ा रहे थे वहाँ पर भी हुंसडीकर अपक्रिया कराया था, हेलोएरीन वहाँ पर भी हुंसडीकर अपक्रिया कराया, और अभी भी हुंसडीकर अपक्रिया चल रहा है। कितना बढ़िया है यार, सिंपल है, बनेगा, बहुत सिंपल है। बस हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो आप कहोगे सर इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल तो आता ही नहीं है। तो हमने कहा ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल से आप आसानी से लवण बना सकते हो। जैसे हुंसडीकर अभिक्रिया कब कहलाता है? बसी अम्ल का सिल्वर लवण। बसी अम्ल का सिल्वर लवण मतलब बसी अम्ल का पहचान क्या है? RCOOH। H को हटा दो, सिल्वर जोड़ दो, तो ये सिल्वर का लवण बन गया। इसकी क्रिया ब्रोमीन से कराएंगे बच्चों। किससे? ब्रोमीन से कराएंगे। किसके उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो हमारा क्या बनेगा? R जो है हमारा वो बनाएगा RBr, यानी कुल मिलाकर के हेलो एल्केन बना लेता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बच्चों जो Ag है वो Br के साथ AgBr बनाता है, और साथ में जो हमारा COO है वो CO2 का निर्माण करता है। सेम रिएक्शन चैप्टर 10 में आपको कराया था हुंसडीकर। वहां पे दो हुंसडीकर थे, एक हेलो एल्केन का, एक हेलो एरीन का। दोनों बनाने की विधि में ये चीज हमने कराया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखे होंगे बच्चों। यहां पर मैं जोड़ दूं CH3 COOAG, तो इसका हो जाएगा सिल्वर एसीटेट। इसका नाम क्या है? सिल्वर एसीटेट। इसकी क्रिया ब्रोमीन से करा दी जाए तो फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या बनाएगा यहाँ पे? CH3Br बनाएगा, यानी कुल मिलाकर के मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन। और बच्चों Ag जो है वो AgBr बनाएगा। सही है। ये जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। अब इसके जगह बेंजोइक अम्ल ले लें। इसका नाम क्या लिखना पड़ेगा? हाँ सर लिख दो, सिल्वर एसीटेट। क्या है? सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट है। इसका नाम क्या है? ब्रोमोमेथेन है। क्या है? ब्रोमोमेथेन। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके जगह आप बेंजोइक अम्ल ले लो। बेंजोइक अम्ल में क्या होगा? सेम रिएक्शन है। मैं यहां पर ले लेता हूं C6H5 COOAG। फिर बच्चों यहां पर Br2, किसके उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड Br2 है। ठीक है, तो क्या बनाएगा? C6H5 ब्रोमो, यहां पर Br जोड़ दो। ठीक है, ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। ठीक, फिर आपका Ag जो है Br से, तो AgBr कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में निकल जाता है। तो ये हुंसडीकर अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में होता है। ब्रोमीन के साथ हम सिल्वर के लवण को क्रिया कराते हैं, तो फिर हमें या तो हेलोएल्केन बनेगा या तो हेलोएरीन प्राप्त होगा। ठीक है, इसका नाम यदि बोला जाए तो इसका नाम है सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट। क्या बच्चों? सिल्वर बेंजोएट। इसका नाम क्या है? ब्रोमोबेंजीन। क्या है? ब्रोमोबेंजीन। तो इस प्रकार से हुंसडीकर, ये जो लास्ट रिएक्शन चल रहा है ना, कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। हुंसडीकर अपक्रिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। इस अपक्रिया को आप किसी भी दम पर तैयार कर लें। तो आखिरी रिएक्शन आज का बच्चों, थोड़ा सा आज काफ़ी लंबा समय हो चुका है और आप लोगों को बोरिंग भी लगने लग गया होगा कि सर आधे घंटे से ऊपर हो गए, इतने रिएक्शन करा दिए आप। लेकिन यार जो अच्छे तरीके से पढ़ रहा है उसको एनुअल एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। कैल्शियम लवणों का तापीय विक्षेपण। कैल्शियम लवणों का तापीय विक्षेपण। कैल्शियम लवण का मतलब जैसे मान लीजिए कैल्शियम एसीटेट कर दो, कैल्शियम फार्मेट कर दो, फिर इनका तापीय विक्षेपण कराओ। एक आध रिएक्शन कराता हूं। जैसे इसका फार्मेट क्या है, फार्मूला क्या है? जैसे R है, R के साथ COO है, COO, तो यदि ये कैल्शियम का लवण कहलाएगा। ठीक है, इसका तापीय विक्षेपण गर्म कराएंगे, यदि इसको गर्म करा दें तो R और R है, ये कार्बन है बच्चों, ये कीटोन बनाएगा, साथ में जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, CaCO3 का निर्माण करेगा। ठीक है, इसके जगह हम फार्मिक अम्ल ले लें तो किस प्रकार से अपघटित होगा देखिएगा। CaCO3, ये यहाँ से बच्चों ये कुछ इस प्रकार से CaCO3 का निर्माण करता है। ठीक, इसके जगह हम और कुछ ले सकते हैं। फार्मिक अम्ल के साथ जो निर्माण HCOO, ये कैल्शियम फार्मेट है, इसका तापीय विक्षेपण होगा तो क्या बनेगा? फिर से सिस्टमेटिक ढंग से आप कैल्शियम यहाँ से आप
एक ऑक्सीजन लेकर चलना है यार, ठीक है, एक ऑक्सीजन लेकर चलना है यहाँ से, ठीक है। CaCO3 क्या बनाएगा, HCHO और आपका CaCO3। तापी विक्षेपण कर रहे हैं, अब घटन होगा और इसके बाद हम CH3COO ले लें, CH3COO ले लें, कैल्शियम एसीटेट ले लें, गर्म करेंगे बच्चों तो CH3COCH3 बनाएगा, साथ में CaCO3 बनाएगा। इस प्रकार से तापी विक्षेपण पर अभिक्रिया अपघटित होते हैं और इस प्रकार से निर्माण होता है। यदि हम इसके ही जैसे कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं बच्चों, CH3COO CH3COO, ये कैल्शियम एसीटेट है। एक और कैल्शियम एसीटेट ले लो, मान लो CH3COO CH3COO, ये कैल्शियम एसीटेट दोनों हैं। तो फिर क्या बनाएगा, यहाँ पर जो बनने वाला उत्पाद है वो हमारा बनेगा, यहाँ से भी CaCO3, यहाँ से भी CaCO3, मतलब 2CaCO3 का निर्माण हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो हमारे पास उत्पाद मिलेगा, यहाँ से मान लीजिए CaCO3, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए CaCO3, तो यहाँ से भी CaCO3 निर्माण होगा। तो बनेगा हमारा क्या, यहाँ पर बन जाएगा 2 ठो CH3COCH3 का निर्माण हो जाएगा। 2 अणु एसीटोन का बनेगा। कितना अणु, 2 अणु एसीटोन का बनेगा। अब जैसे मान लीजिए इधर हम कैल्शियम एसीटेट लिए थे, इधर कैल्शियम फॉर्मेट लेते तो फिर हमारा एसीटोन नहीं बनता बल्कि इसके जगह एल्डिहाइड बनता। तो ये लास्ट वाला रिएक्शन आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, बहुत ही कम रेयर कंडीशन पूछा जाता है। बाकी जितने रिएक्शन मैंने कराया उतना आप लोग पढ़ लेना, जो भी छूटा होगा लास्ट में रिवीजन कराएंगे तो आपको कंप्लीट करा देंगे। आज के लिए इतना बच्चों, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।